हिंदी माध्यम में कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 6 का परिचय है ये, ठीक है। परिचय है रेखाएं और कोण। जो भी हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 है हिंदी माध्यम मैथ्स का, गणित का, उसमें रेखाएं और कोण का परिचय, यानी कि जो भी ये चैप्टर है रेखाएं और कोण, जो भी ये एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है रेखाएं और कोण, यानी कि कौन कौन सी रेखाएं पढ़ेंगे और कौन कौन से कोणों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं रेखाओं के बारे में। तो रेखाएं क्या होती हैं? एक ऐसी लंबाई, ठीक है, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं मापी जाती कभी भी, उसे कहा जाता है रेखा, ठीक है। एक रेखा, अगर हम ऐसी बहुत सारी लाइंस बना दें, ऐसी बहुत सारी रेखाएं बना दें, ठीक है, तो ये हो जाएंगी रेखाएं। आगे है प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है। प्रतिच्छेद यानी कि एक दूसरे को काटने वाली। जैसे एक लाइन ये है, एक रेखा ये है और एक ये है। ये दोनों रेखाएं या फिर कहीं दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटें उसे कहा जाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं। आगे है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बारे में आप चैप्टर 5 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5 में भी पढ़ चुके होंगे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो अपने बीच की दूरी, अपने बीच की लंबवत दूरी बराबर रखें हमेशा, ठीक है। ये दूरी मान लो यहां पर 1 मीटर है, तो हर पॉइंट पर, हर किसी बिंदु पर ये 1 मीटर ही होनी चाहिए, सभी बिंदुओं पर 1 मीटर, तो उसे कहा जाएगा समांतर रेखा। या फिर हम कह सकते हैं समांतर रेखा ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती या फिर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। रेखाओं के बाद अब देखते हैं कोण के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कोण होता क्या है। तो किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं, ठीक है, किसी भी दिशा में एक बिंदु से, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे एक रेखा ये निकली और एक ये निकली। जब भी दो रेखाएं निकलेंगी तो वो किसी कोई ना कोई कोण बनाएंगी, ठीक है। ये बन गया यहां पर कोण, तो इस प्रकार से बनता है कोण, ठीक है। कोण के प्रकार में कोण किस किस तरह के होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम। कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम है उसे हम कहेंगे न्यून कोण। आगे है समकोण। समकोण क्या होता है? 90 के बराबर। समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम। ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो उसे कहेंगे अधिक कोण। आगे है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर बनने वाला कोण। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से बताता हूं। एक ऋजु कोण का अर्थ होता है 180 के बराबर, ठीक है। अब 180 के बराबर किस प्रकार से बनेगा? मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे दो रेखाएं निकल रही है, एक तो इस दिशा में और एक इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में। ये एक बिल्कुल सीधी लाइन, मान लो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाती है, तो बिंदु, अगर बिंदु से दो रेखाएं निकली हैं तो कोई ना कोई कोण बनाएंगी, तो कोण जो बनेगा वो होगा 180 डिग्री। अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा में है तो ये सीधी रेखा बिल्कुल सीधी रेखा होती है, इसलिए इसे रैखिक कोण भी कहा जाता है, ठीक है। ऋजु कोण जो है वो 180 के बराबर होता है और ऋजु कोण को रैखिक कोण भी कहा जाता है। आगे है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का अर्थ क्या होता है? 180 से तो अधिक हो और 360 से कम हो। ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। इसे भी अच्छी तरह से बता देता हूं। यहां पर मान लीजिए ये कोण है हमारा, ठीक है, ये कोण है x डिग्री। हमें पता लगाना है कि इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। अब अंदर से तो ये 180 से बड़ा हमें लग नहीं रहा, क्योंकि 180 से बड़ा होता तो ये बहुत ज्यादा होता, ठीक है, सीधी लाइन से भी ज्यादा होता, इससे ज्यादा होता। ये 180 है तो ये तो बिल्कुल छोटा सा है, तो 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण हम मानेंगे बाहर से। ये मैं बना रहा हूं जो ये हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। बाहर से जो बनाएंगे वो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। और जब भी हमें अगर अंदर वाला एंगल दिया है, हमें निकालना हो अगर प्रतिवर्ती कोण, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? हमेशा 360 में से, 360 डिग्री में से अंदर वाले एंगल, अंदर वाला एंगल कितना है? x है। x की जगह पर अगर हमें और कुछ भी दिया हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी दिया हो उसे 360 में से घटा देंगे। 360 में से हम अंदर वाले x एंगल को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। कोणों में आगे है पूरक कोण, ठीक है। कोण को इंग्लिश में एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो एंगल्स यानी कि कोण में आगे है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? असल में पूरक कोण जो है ये दो कोणों का जोड़ होता है, ठीक है। ऐसे दो कोण, जैसे मान लेते हैं एक कोण है हमारे पास x, एक है हमारे पास y। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए और ये अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो जो x और y है इन दोनों कोणों को कहा जाएगा पूरक कोण, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, फिगर से।
मान लीजिए ये y है और ये x है, अगर हम इन दोनों को जोड़ने पर ये एंगल यहां ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बन जाए तो ये x और y जो है ये हो जाएंगे पूरक कोण। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है x जो है वो हमें 30 डिग्री दिया गया है और x और y जो है ये पूरक कोण है। ठीक है, x और y पूरक कोण है तो हमें y निकालना है। तो हमें पता है पूरक कोणों का जोड़ क्या होता है 90 डिग्री। तो x की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री 30 डिग्री, तो x की जगह पर लिख देंगे हम 30 डिग्री प्लस में y बराबर में 90 डिग्री। तो 30 को दूसरी तरफ भेज देंगे, y का मान अगर हमें निकालना है तो 30 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो y का मान आ जाएगा 90 डिग्री और 30 इस तरफ जमा में है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा घटा में। तो 90 घटा में 30 डिग्री इक्वल्स टू में 60 डिग्री। ठीक है, y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल 60 डिग्री। इस प्रकार से हम अगर हमें पूरक कोण में एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण अगर हमें निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है। आगे है संपूरक कोण। संपूरक कोण भी, इसमें भी दो कोण होते हैं। मान लेते हैं एक कोण होगा हमारा A और एक होगा B। जो संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका जोड़, जिनका योग करने पर, यानी कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री बन जाए उसे कहा जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, जो A और B जोड़कर 180 डिग्री बना लेते हैं तो A और B जो हैं ये क्या होंगे संपूरक कोण। ठीक है, जैसे इसे भी समझते हैं, ये एक सीधी लाइन है, इस पर ये बिंदु दिया गया है, इस तरफ ये A एंगल है, ये B एंगल है। मान लेते हैं A होगा हमारा 70, B निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 70 और 110 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो ये जो A और B है इनको कहा जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, आगे है आसन्न कोण। आसन्न कोण को अच्छी तरह से बताता हूं। जैसे ये कोई एंगल बना हमारा, ठीक है, ये 2-3 लाइन बना देते हैं इस पर। ये एंगल बन रहा है A, ये एंगल बन रहा है B और ये एंगल बन रहा है C। ये 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, 3 कोण बन रहे हैं A, B और C। आसन्न का मतलब क्या होता है पड़ोसी कोण। ठीक है, जैसे A और B जो है वो साथ में है, इनके बीच में एक रेखा है, रेखा होनी चाहिए। ठीक है, रेखा ऐसी जो इन दोनों को साथ में जोड़ती हो। जैसे A और B हैं, ये क्या है आसन्न कोण है, पड़ोसी कोण। ठीक है, आसन्न कोण किस तरह से समझेंगे, पड़ोसी कोण। A और B आसन्न कोण है। इसी प्रकार B और C भी क्या है पड़ोसी हैं, तो इन्हें भी हम कह सकते हैं B और C क्या है आसन्न कोण है। अब यहां पर देखो A और C है, इनके बीच में कोई भी एक ऐसी रेखा नहीं है जो इनके एक ही हो। ठीक है, तो A और C जो है वो आसन्न नहीं होंगे। आसन्न कौन से होंगे, A और B आसन्न कोण है और B और C आसन्न कोण है। ठीक है, पड़ोसी हो जो पड़ोसी है उसे हम कहेंगे आसन्न कोण। ठीक है, कोणों में आगे है कोणों का रेखिक युग्म। रेखिक युग्म को हमें अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि एक्सरसाइज में ये कई जगह पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन है AB जो है ये एक रेखा है, सीधी रेखा। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा है और एक बिंदु दिया गया है इसके यहां पर C बिंदु, और C बिंदु से दो अन्य रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इन्हें PQ। ठीक है, PQ रेखाएं निकल रही हैं और जो ये PQ रेखाएं हैं ये AB के एक ही साइड में निकल रही है, यानी कि ऊपर की ओर ही निकल रही हैं। ठीक है, और इन PQ की वजह से जो भी AB लाइन है C बिंदु पर 3 कोण बन रहे हैं। मान लेंगे इन्हें X, Y और Z कोण बन रहे हैं। तो एक सीधी रेखा पर एक ही साइड में और एक ही बिंदु पर कितने भी कोण बन जाए यहां पर। ठीक है, यहां पर 3 बन रहे हैं, हो सकता है यहां पर एक और लाइन लगा देते तो 4 कोण बनते। जितने भी कोण बनेंगे वो रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म यानी कि 180 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 180 डिग्री। x y और z का जो जोड़ होगा वो होगा हमेशा 180 डिग्री। इसे कहा जाता है रेखिक युग्म। फिर से बता देता हूं, किसी भी एक रेखा के एक ही साइड में एक ही बिंदु पर बनने वाले चाहे कितने भी एंगल्स हों, ठीक है, एक ही साइड में बनने चाहिए चाहे कितने भी एंगल हो। यहां पर एक्स वाई जेड बन रहा है, हो सकता है यहां पर एक और लाइन दे देते तो ये और ये 4 एंगल बन जाते। तो जितने भी एंगल बने एक साइड में, जितने भी कोण बने एक साइड में, उन सभी का जोड़ जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, इसी गुणधर्म को कहा जाता है रेखिक युग्म। ठीक है, आगे है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले हमें समझना होगा बनते कब हैं। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, जैसे ये रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं।
तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होगा, विपरीत कोण। जैसे एक ये कोण बन गया, मान लो ये एक्स कोण है, ये किस दिशा में बन रहा है, ऊपर की तरफ। इसका विपरीत कोण क्या होगा, विपरीत कोण होगा नीचे की तरफ, उल्टी दिशा में इसके, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो x, इसको x माना, इसको मान लो y। तो जो x और y है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। x और y शीर्षाभिमुख है, और x और y जो कोण है शीर्षाभिमुख, ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, जो कि हम परे में यानी कि थ्योरम 6.1 में पढ़ने वाले हैं। x और y क्या है, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार से देखो ये वाला कोण है, मान लेंगे ये कोण है m, ये किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। इसी प्रकार से इसका विपरीत कोण क्या होगा, ये वाला, इसे मान लेंगे n। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ, बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के, उन्हें कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, ठीक है। अब देखते हैं इन कोणों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है ये चैप्टर नंबर 6 यानी कि एक्सरसाइज 6 में सबसे महत्वपूर्ण है ये वाले कोण, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 6 बिना इन कोणों के करना नामुमकिन है। तो इसमें सबसे पहले है संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और सह अंतः कोण। सबसे पहले ये चारों प्रकार के जो कोण है बनते किस प्रकार से हैं ये समझना होगा। तो इन कोणों को बनने के लिए क्या स्थिति चाहिएगी, हमें कम से कम हमें दो लाइन चाहिएगी, ठीक है, एक लाइन m और एक लाइन n। दो लाइनों को कोई एक लाइन l प्रतिच्छेदित करे तो ये चारों प्रकार के कोण बनेंगे, ठीक है। यहां पर हम मान लेंगे कि m और n जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो समांतर है, ठीक है। तो मान लेते हैं m समांतर है n के। तो संगत कोण कौन से होंगे, संगत कोण देखो, l लाइन जो है m को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और n को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक ही दिशा में बनने वाले कोण, जैसे l m को प्रतिच्छेद करने पर इस तरफ जो बन रहा है ये क्या है, एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 1। और l जो है n को प्रतिच्छेद कर रही है बिल्कुल इसी दिशा में, n वाला एंगल बन रहा है 5, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है 5। तो ये होंगे संगत कोण, ठीक है, एक ही दिशा में बनने वाले कोण। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, संगत कोण है। और अगर ये लाइनें समांतर हैं, जो हमने मान लिया है m और n समांतर हैं, तो समांतर लाइनों पर संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। 1 और 5 संगत हैं, और अगर लाइनें ये समांतर हैं तो ये बराबर भी होंगे, ठीक है। अगर लाइनें समांतर नहीं है तो संगत कोण भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे संगत कोण कौन कौन से हैं, 1 और 5 आपस में संगत कोण है, और अगर लाइनें बराबर समांतर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर में एंगल 5, ठीक है, ये संगत है और समांतर रेखाओं पर बने हैं इसलिए ये बराबर है। इसी प्रकार यहां पर देखो 2 इस तरफ बना हुआ है और 6 भी इस तरफ बना हुआ है, तो 2 और 6 भी क्या होंगे, संगत कोण, और समांतर रेखाओं पर हैं तो ये बराबर भी होंगे। तो मैं लिखता हूं एंगल 2 बराबर में एंगल 6। इसी प्रकार आगे देखो, आगे क्या है, एंगल 3 नीचे की तरफ है, इस तरफ में बना हुआ है, और एंगल 7 भी इस तरफ में बना हुआ है, तो ये भी क्या होंगे, संगत कोण। तो एंगल 3 और एंगल 7 भी संगत कोण है और बराबर भी हैं, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 7। इसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होंगे और संगत भी होंगे, ठीक है। तो एंगल 4 बराबर में एंगल 8। जरूरी नहीं है कि संगत कोण हमेशा बराबर हों, अगर लाइनें समांतर होंगी तो कंफर्म है बराबर होंगे ही होंगे। अगर लाइनें ये समांतर नहीं होती तो ये संगत कोण जो भी बराबर हैं ये नहीं होते, ठीक है, सिर्फ ये संगत कोण होते, बराबर नहीं होते, ठीक है। इसे एक बार मिटा देता हूं मैं, ये जो निशान लगाए हैं। अब देखते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। सबसे पहले एकांतर अंतः कोण, एकांतर यानी कि एक दूसरे के विपरीत, और अंतः यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। जो m और n है यानी कि m के नीचे की ओर और n के ऊपर की ओर, m और n के बीच बनने वाले कोण है, यानी कि ये 3 4 5 6 इनमें से ही कोई कोण है जो एकांतर अंत कोण है। एकांतर अंत कोण का मतलब होगा बिल्कुल विपरीत। जो ये L लाइन है, एक तो इसके इस साइड में बने, एक दूसरी साइड में बने, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ बने और एक नीचे की तरफ। जैसे क्या है, यहां पर 3 है, 3 क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ और इस साइड में, ठीक है, ऊपर की तरफ और L लाइन से इस साइड में है। तो एंगल 3 का एकांतर अंत कोण होगा एंगल 6, बिल्कुल इसके विपरीत। ये ऊपर की तरफ और इस साइड में है, एंगल 6 नीचे की तरफ और इस साइड में है, बिल्कुल इसके विपरीत जो है, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और अगर लाइनें समांतर हैं, एम एन समांतर है, हमने मान लिया शुरू में ही,
तो एकांतर अंत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं लिखता हूं एंगल 3 बराबर में एंगल 6। एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? एकांतर अंतः कोण, और ये बराबर भी हैं क्योंकि लाइनें समांतर हैं। अगर लाइनें समांतर नहीं होती तो ये बराबर भी नहीं होते। इसी प्रकार आप यहां पर देखो एंगल 4 और एंगल 5, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। एक लाइन के इस साइड में है, एक इस साइड में है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण, और ये भी बराबर होंगे। ठीक है, एंगल 4 बराबर में एंगल 5। अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। ये बिल्कुल एकांतर, ये अंदर वाले हैं। एकांतर बाह्य यानी कि बाहर वाले, M और N से बाहर वाले। जैसे ये 2 एंगल है और ये 2 एंगल है। अब इनमें से देखना हमें एकांतर, तो बिल्कुल अंदर वाला रखेंगे हम, जैसे हमने अंदर वाले में किया था, एक लाइन के इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार से एंगल 1 जो है वो इस तरफ बन रहा है और एंगल 8 इस तरफ। तो इसे लिखेंगे एंगल 1 बराबर में एंगल 8। ये भी एकांतर बाह्य कोण जो है ये भी समांतर रेखाओं पर बराबर होते हैं। अगर रेखाएं समांतर नहीं होती तो ये भी बराबर नहीं होते। इसी प्रकार एंगल 2 इस तरफ है और एंगल 7 इस तरफ, तो एंगल 2 और 7 भी क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो लिखेंगे इसे एंगल 2 बराबर में एंगल 7। अगला है सह अंतः कोण। अंतः यानी कि अंदर वाले, ठीक है, और सह अंतः यानी कि जो प्रतिच्छेदित रेखा यानी कि L वाली जो रेखा है इसके एक ही साइड वाले अंदर के कोण। ठीक है, एक ही साइड वाले अंदर के कोण कौन से होंगे? जैसे देखो ये रेखा है अंदर वाले, इस रेखा और इस रेखा के बीच वाले कोण एक ही साइड के, जैसे 3 और 5। ये 3 और 5 जो है इन्हें कहेंगे हम सह अंतः कोण। और अगर लाइनें समांतर हैं तो 3 और 5 को अगर हम जोड़ें, एंगल 3 जमा में एंगल 5, इन दोनों एंगल का अगर हम जोड़ करेंगे एंगल 3 और 5 का, तो ये 180 के बराबर होगा। ठीक है, अगर लाइनें समांतर हैं तो सह अंतः कोणों का योग यानी कि जोड़ जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, 3 और 5 क्या है? सह अंतः कोण। इसी प्रकार इस लाइन के दूसरी साइड वाले अंतः कोण 4 और 6 भी क्या है? सह अंतः कोण है, क्योंकि ये भी क्या है? दोनों अंदर की तरफ हैं और एक ही साइड प्रतिच्छेदित रेखा के एक ही साइड वाले हैं। तो हम कहेंगे 4 जमा 6 बराबर में 180, क्योंकि लाइनें क्या है? ये समांतर। तो एंगल 4 जमा में एंगल 6 बराबर में 180। ये हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 6 के सभी कॉन्सेप्ट, सभी विषय कंप्लीट। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो भी हिंदी माध्यम की एक्सरसाइज 6 की, ठीक है, 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2 और 6.3। तीनों एक्सरसाइज को अलग अलग वीडियो में करा दिया जाएगा। एक वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, दूसरी में 6.2 और तीसरी में 6.3। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है? थ्योरम यानी कि प्रमेय।